माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया आपके लिए PHIS 183 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत में शिल्प बोध और परंपराएं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका कोड है ये इग्नू में न्यू लॉन्च हुआ था 2024 में। हालांकि ये बहुत ही यानी लेटेस्ट आपका है, ये कोड न्यू आया है इग्नू में। ठीक, तो इसका PYQ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप खोजेंगे 5 साल का PYQ तो इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मैं ही बनाया हूँ। अभी मैंने पिछले साल भी बनाया था। जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ना, एग्जाम में आने वाले, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया, बहुत ही काम आएंगे। और ये जो आपको यहाँ, ये तो यहाँ मैंने मैंने बनाया है ना फ्रंट पेज, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा गया है। 5 साल का तो अभी नहीं आया है। एंड ये जो आपका वीडियो और ये नोट्स जो है वो जून एग्जाम 26 और दिसंबर एग्जाम 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, फटाफट आप लोग व्हाट्सएप से PDF परचेस कर लीजिए। और ये देखिए, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट है, इतिहास में महत्वपूर्ण शिल्प श्रेणियों और उनके प्रकारों का क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। एक बार मैं बता दूं ना, ये जो आपका जो टाइटल है, भारत में शिल्प बोध। शिल्प मतलब समझते हो, जो हाथ से कोई भी सामान बना के बेचते हैं। तो हस्तशिल्प, हाथ से जो बना के, मतलब अपना स्किल से जो भी चीज बनाते हैं, वो शिल्प बोध होता है ना, शिल्प बोध में आते हैं। जैसे कि खुद से हाथ से कपड़ा सिलाई करना, कपड़ा बनाना, है ना। तो और दूसरी बात, हस्तशिल्प से माटी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना। सोनार लोग हस्तशिल्प ही काम करते हैं, है ना। अंगूठी बनाते हैं, हार बनाते हैं। तो ये सब हस्तशिल्प है। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं हस्तशिल्प। तो ये शिल्प बोध, वही बात उसी को के बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। और इनकी क्या परंपराएं हैं स्टार्टिंग से, वो सब समझने के लिए हम लोग वो सब समझेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा और व्हाट्सएप से जरूर PDF परचेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा कि इतिहास में महत्वपूर्ण शिल्प श्रेणियों और उनके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। तो इतिहास के बारे में बोल दिया था, यानी परंपरा, पुरानी परंपरा के बारे में जाएगा ये चीज, है ना। क्वेश्चन कहाँ डायरेक्ट कहाँ फोकस कर रहा है, पुराने यानी परंपरा में जाके फोकस कर रहा है, इतिहास का पुराना परंपरा। तो देखिए, प्राचीन भारत में शिल्प का जो महत्वपूर्ण स्थान था, वो था शिल्पकार अपनी कला और कौशल से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, अपने कला से। और ये शिल्प भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति के विकास में क्या हुए, सहायक थे। प्रमुख शिल्प श्रेणियां की बात करूं तो भाई अलग अलग टाइप से शिल्प कार्य होते हैं। जैसे कि वस्त्र शिल्प, जिसमें कपास, रेशम, ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। बुनकर इस कार्य में लगे रहते हैं। तो ये प्रमुख क्या है, वस्त्र शिल्प। दूसरा है मृद भांड शिल्प। तो मृद भांड शिल्प, ये भी आपका देखो हस्तशिल्प ही है। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं मिट्टी के। तो मृद भांड शिल्प हो गया। धातु शिल्प, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहे से वस्तु जो बनाकर बेचते हैं, तो ये धातु शिल्प हो गया। फिर काष्ठ शिल्प, शिल्प में क्या आ जाएगा, लकड़ी से फर्नीचर, खिलौने और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये कौन सी, काष्ठ शिल्प हो गया। तो ये सब जानना है। पत्थर शिल्प क्या हो जाएगा, मूर्तियां, मंदिर, स्मारकों का निर्माण, ये सब क्या है, पत्थर शिल्प। पत्थर के जो बनाते हैं, तो यही सब क्या है, कला है। तो ये अपने कला को उजागर कर रहा है, दुनिया के सामने लेके आया। ठीक है, ये परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चलती आ रही है। जब से इन लोगों को होश आया, माइंड आया, तो कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट किया मनुष्य ने। तो शिल्प के प्रकार की बात करें तो शिल्प उपयोगी शिल्प, सजावटी शिल्प और धार्मिक शिल्प। तो इस तरह से महत्व क्या है कि रोजगार के अवसर प्रदान करते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे शिल्प, और भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखते थे। समझे। तो निष्कर्ष क्या देखे आपने, तो भारत में विभिन्न प्रकार के शिल्प विकसित थे, जिन्होंने समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उपनिवेशवाद की ने भारतीय शिल्प कला को किस प्रकार प्रभावित किया, व्याख्या कीजिए। तो उपनिवेशवाद क्या है कि जब कोई बड़े शक्तिशाली ना, जो शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के संसाधन, वहाँ के प्रशासन, सैनिक सबको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेता है। तो ये उपनिवेशवाद ही होता है। ठीक है। तो उपनिवेशवाद ने भारतीय शिल्प कला को किस प्रकार प्रभावित किया, समझिए। तो उपनिवेशवाद हमारे भारत में ब्रिटिश शासन से स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय शिल्प कला विश्व भर में क्या थी, प्रसिद्ध थी।
तो जब ब्रिटिश शासन नहीं है ना, ब्रिटिश जो लोग थे, इंग्लैंड ने हमारे देश पर आक्रमण नहीं किया, ब्रिटिश शासन हमारे देश में नहीं आया था, उनसे पहले जो हमारा देश था वो भारत में विश्व भर में क्या थी, प्रसिद्ध थी, है ना? और यही नज़र लग गया उनको। भारतीय हस्त निर्मित वस्तुओं की विदेशों में भी बहुत माँग थी। लेकिन उपनिवेशवाद जैसे आया, तो उपनिवेश के वाद के कारण भारतीय शिल्पों को भारी नुकसान हुआ, जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए। और 1 दिन 2 दिन तक नहीं, लगभग 200 से अधिक वर्षों तक इन्होंने शासन किया, भारत में गुलाम बना के रखा। तो उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या देखा कि पारंपरिक उद्योगों का इसमें पतन हो गया। मशीनों से बने विदेशी सामान आए भारत में आने लगी है कि मशीनों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प की मांग इसमें कम हो गई, ठीक। और कारीगरों की इसमें बेरोजगारी छा गया, अनेक शिल्पकार का रोजगार इसमें छिन गया, है ना? स्थानीय बाजारों का इसमें विनाश हो गया। विदेशी वस्तुएं सस्ती होने के कारण लोग उन्हें खरीदने लगे। गरीबी में वृद्धि आ गई, मतलब अधिक गरीबी हो गया, शिल्पकारों की आय कम हो गया, पारंपरिक ज्ञान का ह्रास हो गया, कई शिल्प और तकनीकें धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, जैसे कि परिवहन सुविधाओं का इसमें विकास हुआ, कुछ नई तकनीकों का परिचय हुआ, ट्रेन आए, है ना? बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नया मिला, ठीक? बंदरगाह बने। और देखिए निष्कर्ष, उपनिवेशवाद ने भारतीय शिल्प कला को क्या किया, गंभीर रूप से प्रभावित किया। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और उनके पारंपरिक शिल्पों का क्या हो गया, पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, शिल्प में उत्पादन उपभोग प्रतिमान पर एक टिप्पणी लिखिए। शिल्प क्षेत्र में उत्पादन और उपभोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कारीगर वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उपभोक्ता उनका क्या करता है, उपयोग करता है। उत्पादन उपभोग प्रतिमान का क्या अर्थ है? उत्पादन उपभोग प्रतिमान से आशय शिल्प वस्तुओं के निर्माण और उनके उपयोग के बीच संबंध से है। प्रमुख विशेषताएं, स्थानीय उत्पादन, अधिकांश शिल्प स्थानीय संसाधनों से बनाए जाते हैं। हस्त निर्मित वस्तुएं, वस्तुएं हाथों से तैयार की जाती है। सांस्कृतिक प्रभाव, शिल्प स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। उपभोक्ता की मांग, उत्पादन उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। लघु स्तर पर उत्पादन, अधिकांश शिल्प छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं। महत्व देखिए, रोजगार इसमें प्रदान किया जाता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। एंड निष्कर्ष, उत्पादन और उपभोग का संबंध शिल्प क्षेत्र की सफलता का आधार है। यह कारीगरों और उपभोक्ताओं के दोनों के लिए क्या है, लाभदायक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रथम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प के प्रति सरकार की नीतियां क्या थी, वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ एक वर्ड है आपका, कौन सा, पंचवर्षीय योजना। आखिर ये क्या है? अगर आप पंचवर्षीय योजना नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। देखिए पंचवर्षीय योजना की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पंचवर्षीय योजना वह योजना है जिसमें भारत सरकार 5 साल के लिए देश के विकास का क्या किया था, प्लानिंग किया था कि देश में ऐसा होगा, देश में कृषि का विकास होगा, उद्योग कैसे बनेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, सड़क, बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं कैसे बढ़ेगी। तो ये योजना था उसका, पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो देखिए अ, अब देखो मान लो कि अब हम लोग देखिए ये याद रखें कि अगर यहाँ पर बोला गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे क्या समझे, तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करो तो पहली ये जो पंचवर्षीय योजना थी, तो ये आपका 1951 में स्टार्ट हुआ है ना। तो देश के स्वतंत्र होने के बाद ही ये योजना स्टार्ट हुआ कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो गई थी देश में। तो ये योजना बनाया गया था 1951 में। 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1951 में आपका ये लगाया गया। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। समझ में आ गया? अब तक बोला जाए कितने पंचवर्षीय योजना, तो 12 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अब जब से नीति आयोग के आ गए उसके बाद ये योजना भी बन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुके हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये 12 प्रथम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प के बारे में हमें समझना है। चलिए, तो हमारा फोकस क्या है, हस्तशिल्प में। तो स्वतंत्रता के बाद
भारत सरकार ने क्या किया, हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं योजनाओं को क्या किया, अनेक कार्यक्रम और नीतियां लागू की इसमें। तो इसमें प्रमुख नीतियां की बात करूं तो प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था कि हस्तशिल्प के पुनर्जीवन पर बल दिया गया, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया, कुटीर और लघु जो उद्योग थे इनको प्रोत्साहन दिया गया। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और विपणन, मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, तो इन सुविधाओं में सुधार किया गया। चतुर्थ एवं पंचम योजना में रोजगार सृजन का ध्यान दिया गया। तो षष्ठ एवं सप्तम योजना में हस्तशिल्प निर्यात को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और अष्टम और नवम योजना में क्या किया गया, कारीगरों के प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता पर बल दिया गया। तो आप नेट में अगर सर्च करोगे ना गूगल में या फिर आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पंच 12 टोटल 12 योजना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना मिलेंगे, ठीक। तो अष्टम एवं नवम योजना, तो इसमें क्या हुआ, कारीगरों के प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता पर बल दिया गया। दसम का दस योजना शिल्प समूह और आधारभूत समूह का इसमें विकास हुआ। इसमें शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में लिया गया। तो द्वादश, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी विकास और वैश्विक बाजार तक पहुंचने पर जोर दिया गया। और इसकी महत्व क्या हुआ कि इससे रोजगार बढ़ा, कारीगरों की आय में सुधार हुआ और भारत हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना शुरू हुआ फिर से। निष्कर्ष क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं ने भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, स्वराज का अर्थ समझाइए तथा महात्मा गांधी की ये बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के विचार में शिल्प के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए, महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया। इन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात करो तो नई तालीम में शिल्प को विशेष महत्व दिया, क्योंकि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो स्वराज का क्या मतलब है, स्वराज का क्या मतलब है गांधी जी के अकॉर्डिंग, ये स्वराज जो वर्ड दिया गया क्या है। तो स्वराज का मतलब है स्वयं प्रशासन, मतलब खुद को आत्मनिर्भरता बनाना, खुद को आत्मनिर्भर बनाना, ये क्या है, स्वराज का मतलब है। तो गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता भी है। तो राज्य के सिर्फ अपने लिए नहीं कि पूरे समाज के बारे में ये सोच, समाज को पूरा ये कर रहे थे भाई कि भाई आप सबको, हम सबको क्या बनना चाहिए, खुद का मालिक बनना चाहिए, खुद का है ना, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में शिल्प का क्या महत्व था, तो इसने क्या किया, कार्य करके ये सीखना, मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाई कार्य करके सिखाया जाए, पहला टारगेट। तो विद्यार्थी काम के माध्यम से वो सीखते हैं, ये कहते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता शिल्प शिक्षा से रोजगार के कौशल विकसित होते हैं। तो शिल्प शिक्षा से क्या होते हैं, रोजगार का कौशल क्या होते हैं, विकसित होते हैं। श्रम का सम्मान किया जाता है, बच्चों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। व्यक्तित्व विकास शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में होता है। समाज से जुड़ाव, विद्यार्थी अपने परिवेश और समाज को बेहतर समझते हैं। रचनात्मकता का विकास, बच्चों की सृजनात्मक क्षमता इसमें बढ़ती है। तो निष्कर्ष क्या, गांधी जी के अनुसार शिल्प शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह आत्मनिर्भरता, श्रम सम्मान और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है तथा स्वराज की भावना को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, शिल्प में अभ्यास के समुदाय। अभ्यास का समुदाय ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष शिल्प, कला या फिर कार्य से जुड़े होते हैं और अपने अनुभव, ज्ञान तथा कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो शिल्प के अभ्यास के समुदाय का अर्थ है क्या है कि जो कि शिल्प के क्षेत्र में कारीगर, प्रशिक्षक, शिष्य और विशेषज्ञ मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। यह समुदाय शिल्प संबंधी ज्ञान, कौशल को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। प्रमुख विशेषताएं, साझा ज्ञान, सभी सदस्य अपने अनुभव और जानकारी साझा करते हैं। कौशल का विकास, नए कारीगर अनुभवी कारीगरों से सीखते हैं। परंपराओं का संरक्षण, पारंपरिक शिल्प तकनीकों को सुरक्षित रखा जाता है। सहयोग की भावना, सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। सीखने की निरंतर प्रक्रिया, ज्ञान और कौशल लगातार विकसित होते रहते हैं। महत्व, शिल्प परंपराओं को जीवित रखता है। शिल्प क्या करता है, परंपराओं को जीवित रखता है, नई पीढ़ियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण देता है और शिल्प की गुणवत्ता में सुधार होता है। निष्कर्ष क्या है कि देखिए,
अभ्यास के समुदाय शिल्प ज्ञान के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से पारंपरिक कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, शिल्प में विकासवादी नवाचार। समय के साथ शिल्प में अनेक परिवर्तन हुए। बदलती आवश्यकता और तकनीकों के अनुसार शिल्पों में जो सुधार और नए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विकासवादी नवाचार कहा जाता है। विकासवादी नवाचार का क्या अर्थ है? शिल्प की मूल परंपरा को बनाए रखते हुए उसमें नए विचारों, तकनीकों और डिजाइनों का समावेश करना क्या है? विकासवादी नवाचार कहलाता है। प्रमुख विशेषता इसमें क्या? कि परंपरा और आधुनिकता का मेल, पुराने शिल्पों में नए डिजाइन जोड़े जाते हैं, नई तकनीकों का उपयोग, बाजार की मांग के अनुसार बदलाव, गुणवत्ता में सुधार। महत्व क्या है? कि शिल्पों को जीवित बनाए रखता है। शिल्पों को जीवित बनाए रखता है, कारीगरों की आय इसमें बढ़ाता है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ाता है। निष्कर्ष, विकासवादी नवाचार शिल्प क्षेत्र को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है और उसकी परंपरा को भी सुरक्षित रखता है। अगला क्या है? जयपुर की ब्लू पॉटरी। देखिए क्या है? जयपुर की ब्लू पॉटरी भारत की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। यह अपनी सुंदर नीली रंगत और आकर्षक डिजाइनों के लिए मानी जाती है। कौन सी ब्लू पॉटरी? ब्लू पॉटरी का क्या परिचय है? देखिए, तो ब्लू पॉटरी की बात करें स्टूडेंट, तो यह राजस्थान के जयपुर की विशेष कला है। ये क्या है ब्लू पॉटरी? राजस्थान के जयपुर की एक विशेष कला है, जिसमें मिट्टी के स्थान पर क्वार्ट्ज पत्थर, कांच और अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख विशेषता ये है कि ये इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, ठीक है? और ये जो डिजाइन आकर्षक दिखता है, हस्त निर्मित कला है, सजावटी वस्तुएं इसमें लगते हैं। तो ये सब वीडियो को रोक के पढ़िए। महत्व, राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है ये, पर्यटन को बढ़ावा देती है, कारीगरों को रोजगार इसमें प्रदान होता है। तो जयपुर की ब्लू पॉटरी भारत की एक अनूठी कला है जो अपनी सुंदरता, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जनजातीय प्रणाली। जनजातीय एक सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य समान संस्कृति, भाषा, परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो जनजातीय प्रणाली का क्या अर्थ है? जनजातीय प्रणाली वह प्रणाली सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोग समूह के रूप में रहते हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। प्रमुख विशेषता, समान संस्कृति, सामूहिक जीवन, पारंपरिक व्यवसाय, सामाजिक एकता, प्रकृति से निकट संबंध। महत्व, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखती है, पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित करती है, सामुदायिक जीवन को मजबूत बनाती है। सो निष्कर्ष, जनजातीय प्रणाली भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा के कारण विशेष पहचान रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिल्प नवाचार ग्रामीण ज्ञानपीठ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो ये मेन आपका क्वेश्चन का जो पॉइंट है यही है। ग्राम ज्ञानपीठ एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल का विकास करना है। ग्राम ज्ञानपीठ का अर्थ है, ग्राम ज्ञानपीठ ग्रामीण समुदाय के ज्ञान, कौशल और शिल्प परंपराओं को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। प्रमुख केंद्र पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करता है, कौशल विकास को बढ़ाता है, नवाचार को बढ़ावा मिलती है, रोजगार सृजन करते हैं, बाजार से जोड़ते हैं। महत्व क्या है? कि इसमें ग्रामीण विकास में सहायता मिलती है, कारीगरों की आय में वृद्धि, पारंपरिक शिल्पों का संरक्षण होता है। तो ग्राम ज्ञानपीठ शिल्प, ज्ञान और नवाचार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण विकास और कारीगरों के सशक्तिकरण में करती है, सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में शिल्प के ऐतिहासिक विकास को समझाइए। क्वेश्चन पहले भी इस तरह का देखे थे। भारत में शिल्प का इतिहास क्या है भाई? बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारतीय कारीगर अपनी कला, कौशल के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। समय के साथ शिल्पों का विकास हुआ और वे भारतीय संस्कृति का एक क्या महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तो शिल्प का ऐतिहासिक विकास क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले नाम जाता है जिसमें मिट्टी के बर्तन, मोहरे और आभूषण बनाए जाते थे। धातु और पत्थर का कार्य इसमें विकसित था। वैदिक काल आया,
ऐतिहासिक में वैदिक काल की अगर बात करूँ तो वस्त्र निर्माण, लकड़ी और धातु शिल्प का इसमें विकास हुआ इस काल में। मौर्य और गुप्त काल की बात करूँ तो मूर्ति कला, वास्तुकला और धातु कला का विकास हुआ। शिल्पकारों की श्रेणियाँ इसमें बनी। फिर मध्यकाल में वस्त्र, कालीन, आभूषण और हस्तशिल्पों को बढ़ावा दिया गया। मुगल काल में शिल्पकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची। औपनिवेशिक काल की बात करें तो इसमें मशीन निर्मित विदेशी वस्तुओं के कारण भारतीय शिल्पों का इसमें क्या हो गया था, पतन हो गया था। कब? औपनिवेशिक काल के बाद, जब ब्रिटिश शासन के हम लोग गुलाम थे। फिर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने हस्तशिल्प के संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं शुरू की, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक। तो रोजगार का साधन, महत्व क्या है रोजगार का साधन? सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, विदेशी व्यापार को बढ़ावा। भारत में शिल्प का विकास हजारों वर्षों में हुआ। यह भारतीय संस्कृति, कला और अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्या है, आधार रहा। स्वदेशी, स्वबोध और स्वराज के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। स्वदेशी, स्वबोध और स्वराज महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण विचार थे। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में ये सहायक हैं। स्वदेशी का अर्थ क्या बताया गया? स्वदेशी का मतलब में ये खुद के देश का, अपने देश में ही बनी वस्तुओं का उपयोग करना स्वदेशी का मतलब हुआ। एंड स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि घर के अपने जो स्थान के लोग हैं, देश के जो लोग हैं, उससे आगे बढ़े, वो खुद का बिजनेस करे, खुद का देश आगे बढ़े। स्वबोध का अर्थ क्या है? अपनी ही संस्कृति, परंपरा और पहचान को समझना और आत्मज्ञान, आत्मविश्वास को क्या करना, विकसित करना। तो स्वराज का क्या अर्थ है भाई? स्वयं पर शासन, खुद पर राज करना, है ना, आत्मनिर्भर बनना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। तीनों के बीच संबंध, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता। इसमें क्या है कि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलता है स्वदेशी से आत्मनिर्भरता में। दूसरा, स्वबोध से जागरूकता, व्यक्ति अपनी पहचान और संस्कृति को समझता है इससे। और स्वराज की प्राप्ति, आत्मनिर्भर और जागरूक समाज में स्वराज क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो महत्व देखिए, राष्ट्र विकास को बढ़ावा, स्थानीय उद्योगों का विकास और आत्म सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निष्कर्ष, स्वदेशी, स्वबोध और स्वराज एक दूसरे के पूरक हैं। ये मिलकर आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 13 में है, विरासत में मिले ज्ञान की प्रकृति क्या है और इसे कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है? परीक्षण कीजिए। विरासत में मिला ज्ञान वह ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता है। यह समाज की संस्कृति, परंपराओं और अनुभवों का परिणाम होता है। तो विरासत में मिले ज्ञान की प्रकृति की बात करें तो यह पारंपरिक ज्ञान होता है, पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान। और अनुभव आधारित ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान होता है। ज्ञान का हस्तांतरण परिवार के माध्यम से बच्चे अपने माता-पिता और बुजुर्गों से सीखते हैं। प्रशिक्षण द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। शिक्षा संस्थानों द्वारा, विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र ज्ञान प्रदान करते हैं इसमें। दस्तावेजीकरण द्वारा, पुस्तकों और अभिलेखों में ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। तो निष्कर्ष देखिए, विरासत में मिला ज्ञान समाज की अमूल्य क्या है, धरोहर है। इसका संरक्षण और हस्तांतरण सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 14 में है, शिल्प के अलावा अन्य किस क्षेत्रों में ज्ञान आधारित कार्यों का विभाजन होता है? समझाइए। ज्ञान आधारित कार्य केवल शिल्प तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के अनेक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और कौशल के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र, जिसमें खेती, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित ज्ञान होता है। चिकित्सा, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या है? कार्य। ठीक है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कार्य। शिक्षा, शिक्षक और प्रशिक्षकों द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान और तकनीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग का कार्य। व्यापार का प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी। महत्व क्या है? इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, विशेषज्ञता का विकास होता है और उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होती है।
निष्कर्ष क्या है कि ज्ञान आधारित कार्य विभाजन समाज के अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है और विकास तथा दक्षता को बढ़ावा देता है। 15 नंबर में है औपनिवेशिक काल में भारतीय शिल्प के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो औपनिवेशिक काल बोला तो भाई इसका अगर ये समझ में आया तो जैसे ही औपनिवेशिक काल आप सुनेंगे ना तो आप ये सोचिएगा कि ब्रिटिश शासन का काल समझ में आ गया। औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों का काल। अंग्रेज जब गुलाम बनाए थे भारत को, ठीक, हम जब गुलाम थे, स्वतंत्र नहीं थे, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय शिल्प विश्व भर में क्या थी, प्रसिद्ध थी, लेकिन ब्रिटिश शासन जैसे ही आया तो उनके कारण क्या हुआ, भारतीय जो शिल्पों का क्या हो गया, पतन होने लगा। तो पतन के प्रमुख कारण क्या हैं ये भी समझिए कि ये पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे। मशीन निर्मित वस्तुओं का आगमन से ये हुआ पतन, स्थानीय उद्योगों की उपेक्षा, कच्चे माल का निर्यात, भारी व्यवस्था, भारी कर व्यवस्था, बाजार का नुकसान, कारीगरों की गरीबी, ये सब देखने को मिला। और ये प्रभाव बेरोजगारी इससे बढ़ी, पारंपरिक शिल्प का ह्रास हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। औपनिवेशिक काल के बाद, औपनिवेशिक काल जैसे ही आया, ठीक, उपनिवेश। तो औपनिवेशिक नीतियों के अकॉर्डिंग विदेशी वस्तुओं और आर्थिक शोषण के कारण भारतीय शिल्पों का क्या हुआ, गंभीर पतन हुआ, जिससे कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा। 16 नंबर में है, क्या आप इससे सहमत हैं कि श्रेणी के रूप में भारत में आर्थिक संघों का निर्माण हो चुका था? चर्चा कीजिए। तो देखिए इंट्रो, प्राचीन भारत में शिल्पकारों, व्यापारियों और वो कारीगरों के संगठनों को श्रेणी या फिर गुइल्ड कहा जाता था। यह संगठन अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करते थे, इसलिए उन्हें आर्थिक संघों का प्रारंभिक रूप माना जाता है। श्रेणी का अर्थ क्या है? श्रेणी ऐसे लोगों का समूह था जो एक ही व्यवसाय या फिर शिल्प से जुड़े होते थे और मिलकर कार्य करते थे। श्रेणियों की विशेषता ये थी, ये संगठित संस्था थी, आर्थिक कार्य, सदस्यों की सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था और सामाजिक महत्व। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? तो ये आपके मेन पॉइंट है, इसकी मदद से अपने मन से सोच-सोच के बहुत सारे लिख सकते हैं। और ये क्या थे, आर्थिक संघ, है ना? क्या थे? क्या ये आर्थिक संघ थे? आखिर समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को ये समझना ध्यान से कि अच्छा समझें तभी समझा। आखिर क्वेश्चन क्यों पूछा है कि आखिर क्या ये आर्थिक संघ थे? तो आर्थिक संघ थे या फिर नहीं, ये आपको बताना है। तो ये थे, हाँ, ये आर्थिक संघ थे, क्योंकि वे व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित करती थी, सामूहिक रूप से निर्णय लेती थी, सदस्यों को आर्थिक सहायता देती थी और व्यापार नियमों का पालन करवाती थी। इसलिए महत्व, व्यापार को बढ़ावा मिला, शिल्पों का विकास हुआ, आर्थिक स्थिरता बनी रही। तो मैं इस बात से क्या कह रहा है कि सहमत हूँ कि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में श्रेणियाँ आर्थिक संघों के रूप में विकसित हो चुकी थी। उन्होंने व्यापार, उत्पादन और शिल्प विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्पों के योगदान पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। भारत की स्वतंत्रता के समय हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाखों लोगों की आजीविका हस्तशिल्पों पर क्या थी, निर्भर थी। तो हस्तशिल्पों का योगदान में रोजगार का स्रोत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार, निर्यात में योगदान और निर्यात मतलब कि यहाँ से कोई सामान बाहर, निर्यात मतलब क्या समझे कि देश का कोई सामान बाहर जा रहा है, ठीक है? देश का कोई सामान बाहर जाए तो वो निर्यात होता है। और सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय संसाधनों का उपयोग। चुनौतियाँ क्या इसके सामने? औद्योगिकीकरण का प्रभाव देखने को मिला, पूंजी की कमी, आधुनिक तकनीक का अभाव देखने को हुआ। महत्व, रोजगार को क्या हुआ, बढ़ावा मिला, ग्रामीण विकास में सहायता मिली और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान दिए। एंड स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष, स्वतंत्रता के समय क्या हस्तशिल्प क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था।
और इसने रोजगार तथा सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वर्तमान भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र पर क्या कीजिए टिप्पणी। तो हस्तशिल्प जो है कि वो भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर है। आज भी लाखों लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। पहला वर्तमान स्थिति की बात करूं तो रोजगार का प्रमुख स्रोत है ये। निर्यात में योगदान, सरकारी सहायता, पर्यटन पर्यटन से जुड़ाव और ऑनलाइन विपणन। एंड ये ई कॉमर्स के माध्यम से बाजार का विस्तार हुआ ऑनलाइन का। चुनौतियां की बात करूं तो मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवा पीढ़ी की कम रुचि। निष्कर्ष देखिए, वर्तमान में हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार, निर्यात और सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसके विकास के लिए निरंतर समर्थन क्या है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विपणन के लिए मौजूदा प्रतिमान पर क्या कीजिए चर्चा कीजिए। तो शिल्प विपणन का अर्थ है शिल्प उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना और उनकी बिक्री बढ़ाना। तो वर्तमान समय में विपणन के कई नए तरीके क्या हुए विकसित हुए। एंड वर्तमान विपणन की प्रतिमान की बात करें तो प्रत्यक्ष बिक्री होने लगे, प्रदर्शनी और मेले, सहकारी समितियां, सरकारी संस्थाएं, ऑनलाइन विपणन, निर्यात बाजार। और महत्व की बात करो तो बिक्री में वृद्धि हुई, कारीगरों की आय बढ़ी, नए बाजार उपलब्ध होते हुए। निष्कर्ष, आधुनिक विपणन प्रणाली में शिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शायद लास्ट क्वेश्चन यही है। श्रेणी और व्यापार पर बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए आंसर, प्राचीन भारत में श्रेणियां व्यापार और शिल्प से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस होती रही कि व्यापार के विकास में श्रेणियों की क्या भूमिका थी। श्रेणियों के पक्ष में तर्क, व्यापार को संगठित किया गया, गुणवत्ता रखी गई, कारीगरों की सहायता, प्रशिक्षण व्यवस्था। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, सीमित सीमित स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा में कमी, स्थानीय सीमाएं देखने को मिले, जिससे आपका सदस्यों को श्रेणी के नियमों का पालन करना पड़ता था। नए लोगों के लिए प्रवेश कठिन हो सकता था और कई श्रेणियां केवल सीमित क्षेत्रों तक ही प्रभावित थी। महत्व, व्यापार और शिल्प विकास में योगदान, आर्थिक संगठन का प्रारंभिक रूप और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता हुआ। निष्कर्ष क्या है? श्रेणियों में प्राचीन भारत में व्यापार और शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि उनकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी वे आर्थिक संगठन और व्यापारिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। तो इस तरह से ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे मैंने सभी कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्म बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।